मेगावाट बिजली पैदा, 22 से 23 हजार मेगावाट, 1 लाख मेगावाट अगले 50 साल तक आपको थर के कोयले से पैदा की जा सकती है। तो वो लोग जो मायूसी बेचते हैं, उन्होंने नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया कि यार इस कोयले से, ये इतनी खर्चा करके कोयला ढूंढ तो लिया है, लेकिन ये कोयला इस क्वालिटी का नहीं होगा कि इससे बिजली पैदा की जा सके। क्योंकि क़यादत विजनरी थी, क़यादत ने आगे का सोचा हुआ था। हमने पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जब कोल माइनिंग का काम किया, तो हमने पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम किया, प्राइवेट कंपनीज को मदऊ किया, आइए काम कीजिए। और आपने देखा कि थर के मकामी कोयले से बिजली पैदा होनी शुरू हुई, और पहला मंसूबा 2019 में 330 मेगावाट का एंग्रो का उसने कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर दी। और वो तरक्की का सफर, वो बेहतरी का सफर जारी सारी रहा, और इस वक्त तक, आज तक 330 मेगावाट के 3 कारखाने कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। यानी कि 990 मेगावाट नेशनल ग्रिड में आपके मकामी कोयले से बिजली पैदा करके पाकिस्तान को दी जा रही है, सारे पाकिस्तान को दी जा रही है। 990 इस वक्त। आज वजीर आला सिंध को जिस चौथे प्रोजेक्ट के लिए जाना था, वो मजीद 330 मेगावाट आज सिंक्रोनाइजेशन उसकी कर दी। वजीर आला सिंध नहीं जा पाए, तो हमारे थर से मुंतखब MNA और अभी वफाकी वजीर महेश मलानी साहब ने वो सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस ओवरसी किया, और आज मजीद 330 मेगावाट बिजली को सिंक कर दिया गया है। और इंशाअल्लाह जनवरी के महीने में कमर्शियल ऑपरेशन उसकी भी स्टार्ट कर दी जाएगी। यानी कि 1220 मेगावाट ये हो गया। इसके अलावा 2 और प्रोजेक्ट्स 660 मेगावाट के, यानी कि 1320 मेगावाट के शंघाई इलेक्ट्रिक के, वो भी इंशाअल्लाह अगले माह उसकी भी कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि थर के मकामी कोयले से 2640 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, नेशनल ग्रिड में सप्लाई की जा रही है। ये वो ख्वाब था जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने देखा, और जिसको एग्जीक्यूट करने में, इसको इंप्लीमेंट करने में उनके खाविंद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने और उनके बेटे वजीर खारजा, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना किरदार अदा किया। इस प्रोजेक्ट की ओनरशिप ली, मालकी की। जब लोग मनफी प्रोपेगेंडा करते थे, तो जरदारी साहब इसके साथ खड़े हुए, बिलावल साहब इसके साथ खड़े हुए, कायम अली शाह साहब इसके साथ खड़े हुए, मुराद अली शाह साहब इसके साथ खड़े हुए, और प्रोपेगेंडा का सामना किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह फखरिया हम ये कहते हैं कि बाकी पावर प्लांट जो आपका साहिवाल में चल रहे हैं, वो इंपोर्टेड कोल पर चलता है, लेकिन हमारा ये 6 कारखाने लोकल थर के कोल पर चल रहे हैं, और इंशाअल्लाह 2640 मेगावाट बिजली, सस्ती बिजली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की एफर्ट्स की वजह से हम पाकिस्तानियों को मिल पाएगी। और पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया, 250 अरब टन कोयला है। अगले 50 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। और चूंकि ये इसलिए मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, उसकी वजह मैं आपको कंक्लूड करते हुए बताऊंगा। ये मैं एक इंडेक्स लेकर आया हूं अपने साथ, कॉस्ट के हवाले से। पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ सोर्सेज से बिजली हासिल कर रहा है, मुख्तलिफ सोर्सेज। उसमें सबसे सस्ती सोर्स है न्यूक्लियर, गैस है, फर्नेस ऑयल है, RLNG है, उसी तरह कोयला है। थर का कोयला सबसे सस्ता है। सबसे सस्ती बिजली अगर इस वक्त पाकिस्तान में मिल रही है, वो थर के कोयले की वजह से मिल रही है। और इसका मैं रेट आपको देना चाहूंगा, 3 रुपए 10 पैसे पर किलोवाट, 10 पैसे पर किलोवाट। और अगर लोकल मकामी गैस
का आप रेट चेक करें तो 7 रुपए 30 पैसे है। जो कोयला इंपोर्ट किया जाता है उसका रेट 19 रुपए 40 पैसे है। फर्नेस ऑयल का रेट 21 रुपए 20 पैसे है। और RLNG जो इंपोर्ट की जा रही है वो 33.40 पैसे है। और अगर डीजल पे जाएंगे तो तकरीबन 53 रुपए है। इसके मुकाबले में इन पावर प्लांट्स लगने के बाद, अब चूंकि 6 पावर प्लांट्स लगे हैं तो कीमतें कम होती जा रही हैं इसकी। 3 रुपए 10 पैसे पर किलोवाट का KWH रेट है थर के मकामी कोयले का। ये मैं इसलिए, ये यूनिट में कैलकुलेट मुझे करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है उसके अंदर सबसे बड़ा जो कॉस्ट है हमारी वो पेट्रोल की है, डीजल की है, फर्नेस ऑयल की है। गालिबन साल में 27 अरब डॉलर रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान खर्च करती है अपने पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट में। टोटल हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 30 से 31 अरब है। आप मुझे बताएं कि मुल्क को कैसे आप बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप सही कर पाएंगे अगर आपकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं होगी। तो मोहतरमा ने 94-95 में सोचा कि ये कहते हैं ना थर बदलेगा पाकिस्तान, तो वो विजन था, वो सोच थी कि थर बदलेगा पाकिस्तान। और अब हमारा विजन, हमारा टारगेट ये है कि और इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगें ताकि और सस्ती बिजली मिले और वो सोशल चेंज थर के अंदर लेके आएगी। जिस तरीके से अब आ रहा है कि आप अभी पीटीआई वाले से सुनेंगे तो वो कहेगा कि थर के अंदर गुर्बत है, भूख है, अफलास है। लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको थर के अंदर NED यूनिवर्सिटी नजर आएगी। हमने बनाई वो यूनिवर्सिटी। आप थर जाएंगे तो आपको खवातीन ट्रक ड्राइवर नजर आएंगी। कराची में आपको ट्रक ड्राइवर खवातीन नजर नहीं आती, इस्लामाबाद, लाहौर में नजर नहीं आती, पेशावर में नजर नहीं आती। थर में खवातीन आपको ट्रक चलाते हुए नजर आएंगी। आपके RO प्लांट्स जो थर फाउंडेशन चला रहा है वो खवातीन, वहां की मकामी खातून जो अपने बच्चे को पालती है, अपने घर का ख्याल रखती है, घर गृहस्थी चलाती है, वो चलाते हुए नजर आएगी। ये है विमेन एम्पावरमेंट। थर के मकामी लोग, उनको आपने जब CPEC के जरिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए तो मकामी लोगों को आपने चीनी बाशिंदों के साथ अटैच किया ताकि वो हुनर हासिल कर सकें। उन्हें हुनर सीखा, उनको ट्रेनिंग के लिए चीन भेजा गया ताकि वो अपना हुनर मजीद बेहतर कर सके। ये विजन था क़यादत का जो कहती है एड नहीं ट्रेड होना चाहिए। अपने लोगों को मुआशी तौर पर खड़ा करने के लिए आपको ये तमाम चीजें करने की जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अहम संगमील रियासत पाकिस्तान उबूर कर रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने दूर का सोचा। काश कि उन कुव्वतों ने जो साजिशें करते हैं, काश उन कुव्वतों ने साजिशें नहीं की होती तो पाकिस्तान को शायद इस वक्त इतना फर्नेस ऑयल इंपोर्ट ना करना पड़ रहा होता, कोयला इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा होता। आपको याद होगा जब 2019 में कमर्शियल ऑपरेशन पहले पावर प्रोजेक्ट की गई तो उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान को मदऊ किया गया, फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर को मदऊ किया गया। इमरान खान साहब वजीर आजम थे, उमर अयूब साहब गालिबन वफाकी वजीर थे। प्रायोरिटी खान साहब की हुकूमत की यह थी कि उन्होंने गवारा नहीं किया कि वो सूबा सिंध का रुख करते, थर का रुख करते। क्यों? क्योंकि बुग़्ज़ है, काम नहीं करना, बातें करनी है। लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत मौजूद थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद थे, मुराद अली शाह साहब मौजूद थे, महेश मलानी मौजूद थे, लोकल लोग वहां के मौजूद थे। और उस पॉलिटिकल ओनरशिप ने आज ये सोशल चेंज लेकर आ रही है जिसका इम्पैक्ट हमारी आने वाली नस्लों को मिलेगा। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा विंड कॉरिडोर। हम लोग वो कन्वेंशनल माइंड से चलते हैं ना, हुकूमत जो भी आती है वो कहती है बस ठीक है ऐसे चलाते रहो।
अगेन पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आगे का सोचा और कहा कि दुनिया भर जो है वो अब सोलर एनर्जी की तरफ चले गई है, विंड एनर्जी की तरफ चले गए, तो हम क्यों ना ये चीज़ करें। तो अगेन सूबा सिंध के अंदर ठट्टा झिम्पीर में आपका विंड कॉरिडोर है और विंड कॉरिडोर की कैपेसिटी जो पोटेंशियल है वो तकरीबन 50,000 मेगावाट का है पैदा करने का। लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सस्ती बिजली भी मिलेगी। सिंध हुकूमत ने इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सस्ते दामों पर इंसेंटिवाइज किया, ज़मीनें लीज पे दी। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि सूबा सिंध पाकिस्तान को वाहिद सूबा है और ठट्टा वो वाहिद ज़िला है जिसके अंदर झिम्पीर में वो विंड पावर प्लांट्स लगे और इस वक्त वो 1335 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं और 26 इस तरह के पावर प्लांट्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। ज़मीन हमने फराहम की, 10 और पाइपलाइन में जो कि 510 मेगावाट मजीद पैदा करेंगे और इसी तरह मजीद 23 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 1875 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे वो पाइपलाइन में। ये वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान के लिए, सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि साजिशें ख़त्म हो, वो क़यादत जो आगे का सोचती है उसको काम करने दिया जाए, इंटरफेरेंस ना हो, मदाखलत ना हो, जिसका जो वो काम है वो काम करे। और अगर इस तरीके से प्रोसेस चलता रहा तो इंशाअल्लाह सस्ती बिजली भी मिलेगी लोगों को, मकामी लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हुनर भी मिलेगा और लोकल आबादी में सोशल चेंज आएगा। और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन है जिसको इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आगे लेकर चल रहे हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के बारे में जो बार बार ये नेगेटिविटी क्रिएट की जाती है, बार बार ये जो मनफी बातें की जाती हैं, ये ख़त्म हो और बताया जाए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर ख़वातीन ट्रक भी चला रही हैं, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हिंदू बिरादरी के लोग वज़ीर भी बनते हैं, जनरल सीटों पर इलेक्ट भी होते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो जिम्मेदारी के साथ आगे का सोच रहा है और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में ये जो बेहतरी का सफ़र है, ये जो तरक्की का सफ़र है, इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। मैं ये करूँ पहले जी। सर ये बता देगा कि इमरान खान को आपकी पूरी पार्टी लाडला लाडला कहती रहती है, खबरें ये आ रही हैं कि उसी लाडले ने पीपल्स पार्टी को 2021 में एनआरओ दिया और उसी एनआरओ की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से रास्ते जो थे वो जुदा किए। इसमें आप क्या कहेंगे? यार पीडीएम जो है ना, मैंने आपको कहा ना साजिशें होती रहती हैं और साजिशें मादी में भी हुई, आज भी हुई, कल भी हमारे खिलाफ होती रहेंगी। पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बनाई थी, तो हम कैसे पीडीएम से निकल सकते? पहली चीज़, मैंने वो कॉलम पढ़ा जिसमें ये कहा गया है कि कैसे इमरान खान ने पीपल्स पार्टी को डील फराहम की। ये ऐसी डील है माशाल्लाह जिस डील के तहत आसिफ अली जरदारी साहब जेल गए, उनकी बहन फरियाल टालपुर साहिबा जेल गई, अडियाला जेल, यहां से कराची से मुंतकिल करके उनको अडियाला जेल लेके गए। वजीर आला सिंध का वजीर आला के खिलाफ इस्लामाबाद में केस बना। आज भी चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हो, फरियाल टालपुर साहिबा हो, मुराद अली शाह साहब हो, अपने मुकदमात का आज भी सामना कर रहे हैं। लिखने वाला कहता है डील के तहत उन केसेस को कराची मुंतकिल कर दिया गया और डील हुई, केसेस खत्म। तो केसेस आज क्या कराची में चल रहे हैं? मेरा छोटा सा मासूमाना सवाल, आज भी वो केसेस इस्लामाबाद में चल रहे हैं, आज भी वो केसेस चल रहे हैं, ये डील हुई है। आप सोचिए, ये आसिफ अली जरदारी साहब साबिक सदर और इलेक्टेड कौमी असेंबली के मेंबर, फरियाल टालपुर साहिबा इलेक्टेड असेंबली की मेंबर, वजीर आला सिंध, कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी सरबराह सिंध हुकूमत के
उनको कराची से इस्लामाबाद जाना पड़ता है पेशियां भुगतने के लिए, और ये कहते हैं हमें डील दी गई। मैं समझता हूं ये बार बार इस तरह की चैमोगोइयां इसीलिए की जाती हैं कि ये जो अच्छे अच्छे काम किए हुए ना, ये जो मुस्बित काम किए हुए ना, इसको कैसे सबोडाज किया जाए। कि आज अगर दुनिया भर में पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है, कोई मुस्बित बात हो रही है, एक ऐसा वजीर खारजा मौजूद है जो कि एक आर्टिकुलेट अंदाज से, इफेक्टिव अंदाज से पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने पेश कर रहा है, तो उसको सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। तो खुदारा ये प्रोपेगेंडा से ना माजी में कोई फर्क पड़ा है, ना अभी कोई फर्क पड़ेगा। हमारा ताल्लुक आवाम से था, आवाम से है, आवाम के साथ रहेगा। अगर डील हुई होती तो इमरान खान साहब केसेस भुगत रहे होते और हम लोगों के केसेस खत्म हो चुके होते। हम तो आज भी केसेस का सामना करें और अदालतों के सामने ही है। ये करके सिर्फ आता हूं जी। मिर्ज़ा साहब, आपने सस्ती बिजली की बात की। कराची में सस्ती सियासत का रवाज भी शुरू हो गया है और गवर्नर सिंह जो है वो रात रोजाना, जिस तरह पहले गवर्नर रात को निकलते थे, वो फिल्मों में एक फिल्म है जिसमें रात को शहनशाह निकलता है और जालमों के खिलाफ काम करता है, वो पंजाब अमिताभ बच्चन की फिल्म थी। तो नहीं, मौला जट का तो वो किरदार खुद है। तो ये एक रात को जो सस्ती सियासत का दौर शुरू हो गया, उनमें उन लोगों को साथ बिठाने की बात करें जो अल्हम्दुलिल्लाह बस चंद महीने पहले ही एक दूसरे को राय का एजेंट और भारतीय सूरमा पता नहीं क्या क्या कहते हैं, रिकॉर्ड की बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और वो सब रात को महाजर भी हो जाते हैं। गवर्नर ने कहा मैं महाजर भी हूँ और फिर एमक्यूएम का नामजद करदा भी हूँ, पता नहीं कल कुछ और भी कह दे। तो ये सस्ती बिजली के साथ सस्ती सियासत का जो रवाज शुरू हुआ है, ये क्रेडिट भी आपको जाता है। अच्छा, मैं बताऊं, मैं बहैसियत सियासी कारकुन के इसमें बिल्कुल क्लियर हूं कि हर किसी को सियासत करने का हक हासिल है। वो सियासत करे, किस सियासी जमात के साथ रहना है, किस सियासी जमात के साथ नहीं रहना, क्या सियासी वाबस्तगी होनी चाहिए। मैं इसका भी हामी हूं कि जिसको जो करना है वो करे। मैं समझता हूँ इल्ज़ामात लगाते हैं ना जो लोग, उनको सोचना चाहिए कि अगर आज मैं ऐसी बात करूं जिस पे कल मैं यू टर्न लूं या मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तब्दील करूं, तो उसी तरह का फिर आप क्या तंज वाला सवाल मुझसे पूछेंगे। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि सियासत करना सबका हक है, सबको हक है कि वो अपनी सियासी वाबस्तगी जिस तरीके से भी रखना चाहें वो रखें, ये उनका बुनियादी हक है और इसके ऊपर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। फैसला हमको ये करना चाहिए कि ज़ातियात की सियासत करेंगे या अवामी सियासत करेंगे। फैसला हमें ये करना चाहिए कि अवाम की खिदमत होगी नहीं होगी, अवाम के मसाइल को हल किया जाएगा नहीं किया जाएगा। मैं समझता हूँ तरजीहात हमारी ये होनी चाहिए कि हम कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, लोगों की फलाह बहबूद के लिए बेहतरी ला सकते हैं। अगर ये प्रायोरिटी हो और इस प्रायोरिटी को एक्चुअलाइज करने के लिए कोई शख्स एफर्ट करे तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर कोई शख्स ज़ाती इंटरेस्ट में ये चीज़ करे तो मैं उसके ऊपर कमेंट करने वाला कोई भी नहीं। इस तरफ करने कराची पर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, क्योंकि बताया ही जा रहा है कि ये जो शादी होने जा रही है पीएसपी और एमक्यूएम की, ये जबरदस्ती की शादी है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा और क्या पीपल्स पार्टी इसको इनिशिएट करेगी, क्योंकि चैलेंज तो ना सिर्फ पीटीआई के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए भी है। पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है सवाल। देखिए, मैंने कहा ना कि हर शख्स को सियासत करने का भी हक हासिल है, कि सियासी जमात के साथ रहने उसका भी हक हासिल है। इसके ऊपर मैं कोई भी नहीं होता कमेंट करने वाला। इसलिए मैंने आपको कहा मैं चाहता हूँ बहैसियत शहरी के कि सियासत वो की जाए जो मुस्बित है, सियासत वो की जाए जो पॉजिटिव हो, सियासत वो की जाए जिससे एक आम आदमी की ज़िंदगी में आप बेहतरी ला सकें। अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी इज्जत के लिए आप चीज़ें करते हैं, लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप एक आम आदमी की कैसे खिदमत कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कराची वालों को भी ये देखने की ज़रूरत है कि उनका मुकदमा कौन इफ़ेक्टिवली लड़ सकता है, कौन उनकी खिदमत कर सकता है। और पिछले 1-1.25 साल में कराची वालों ने देखा कि वो इदारे जिनको मादी में मफलूज कर दिया गया था, वो इदारे जो कि डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, उन इदारों ने माशाल्लाह काम किया, शहरियों को काम होता हुआ नजर आया। और मैं उम्मीद यही करूंगा कि वो जो काम का सिलसिला है, जो बेहतरी का सिलसिला है, वो इसी तरीके से जारी और सारी रहे। ये हफीज करके मैं सबके पूछूँ। क्या देखो, छोड़ने का तो जो इस्तेकाक है वो तो सिर्फ अदालतों के पास है। हमारे पास तो ये इख्तियार नहीं है। ये एक जुडिशल प्रोसेस है
जो सोशल मीडिया पे खबर चली उसके ऊपर एक बड़ी मुफस्सिल प्रेस कॉन्फ्रेंस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने और प्रेजेंस मिनिस्टर साहब ने अभी कुछ देर पहले की है, और होम डिपार्टमेंट ने पहले भी इस बात की तरदीद की कि हमारा कोई ऐसा जेल नहीं है जहाँ की ये तस्वीर है। फिर किसी ने कहा नहीं जेल नहीं, ये कोई अदालत का लॉकअप है शायद, तो उसकी भी तफ्तीश की जा रही है जो चीज़ें होंगी। बट मैं बहैसियत कानून के तालिब इल्म के, बहैसियत शहरी के समझता हूँ इज़्ज़त हुर्मत सबकी है और किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि उसको वायलेट किया जाए। कानूनी प्रोसेस चलना चाहिए, लेकिन डिग्निटी ऑफ मैन शुड नेवर बी वायलेटेड। तो मैं इसको रिकॉर्ड पर लाना चाहूँगा कि एज ए गवर्नमेंट हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी की बेइज्जती हो या किसी के साथ किसी भी तरह की ज़्यादती हो, और जब कभी भी किसी ज़्यादती की निशानदेही की जाती है, अगर वो बात दुरुस्त होती है तो हुकूमत कार्रवाई करती है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास तफसीलात हैं कि हमारे जेल में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। कुछ तस्वीर मिनिस्टर साहब ने भी और होम डिपार्टमेंट ने शेयर किए। मैं खुद जो हमारा विमेंस जेल है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ये अपनी माओं के साथ होते हैं, तो अगर आप कराची सेंट्रल जेल का विजिट करेंगे तो वहाँ पर विमेंस सेंटर मौजूद है और वहाँ आप जाके देख सकते हैं कि फैसिलिटीज़ जो हैं वो बड़ी अच्छी हैं। बल्कि मैं तो बहैसियत मुशीर कानून इस बात पे फ़ख्रिया कहता हूँ कि सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने अंग्रेज़ का बनाया हुआ 125 साल पुराना कानून जो कि 1894 का था उसको ख़त्म किया और नया ह्यूमन राइट्स ओरिएंटेड कानून को मुतारिफ कराया। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम उस कानून को अच्छे अंदाज से, ऐसे अंदाज से इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करें। अच्छा मीर साहब, बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं, या फिर से मुलतवी होंगे? अच्छा, अगेन ये सवाल का जवाब मैं आपको दे ही नहीं सकता बिकॉज ये मेरा काम नहीं है। अगर मैं हलीम आदिल शेख होता तो मैं जवाब दे देता, क्योंकि उसको तो पता है कि कुछ भी कह दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको भी छोड़ने की इजाज़त है। तो जो अभी तक की मेरी मालूमात है वो ये कि 15 जनवरी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट मुकर्रर की है इलेक्शन कराने की, कराची डिवीज़न में और हैदराबाद डिवीज़न में। हमें अलबत्ता मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि अगर आपकी हल्का बंदी पे कोई एतराज़ हो तो आप हुकूमत के पास जा सकते हैं। अदालत ने खुद फैसला नहीं किया, उसने बॉल हमारे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दी और इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दी। तो वो उनकी जो दरख्वास्त है वो हुकूमत को मौसूल हुई, और चूँकि अदालती फ़ैसला ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत को ये फ़ैसला करना है, तो हमने उनकी दरख्वास्त को इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड कर दिया है। अभी तक हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। तो अभी तक की मालूमात के मुताबिक 15 जनवरी को इलेक्शन होना है। यार एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना वो कानून का होता है, सरकार का होता है, और इस पे नासिर शाह साहब ने एक बार बड़ी क्लियरली बात कही थी कि किसी सियासी जमात का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता, वो सरकार का होता है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर था केएमसी का, तो मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना किसी सियासी जमात को सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं कराची की आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा था, काम करने की कोशिश कर रहा था। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है वो सरकार का पब्लिक सर्वेंट है, उसका काम है काम करना। अब इलेक्शन कमीशन ने गालिबन कोई ख़त किताबत हुकूमत के साथ स्टार्ट की है कि उन एडमिनिस्ट्रेटर्स को तब्दील कर दिया जाए। तो मुझे बड़ी हैरत होती है, मुझसे किसी ने पूछा कि जब वो उन्होंने ये ख़त लिखा तो उन्होंने कहा मुबारक हो आप वापस आ गए हैं। शायद मेरे केस में ये नहीं कहा था उन्होंने, हाँ आपको छोड़कर तो वो सुहेल उड़ाए तो सुहेल उड़ाए साहब कहते हैं ये तो खुला तजाद है। कराची के शहरियों की खिदमत हो रही है, लेकिन कराची के शहरी जो है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं कहा मेरे दौर में मैंने कोशिश की अतुल इम्कान मैं खिदमत कर सकूं, और मैं मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर से ये रिक्वेस्ट करता हूं और एक्सपेक्ट करता हूं कि बेहतरी का सफ़र, खिदमत का सफ़र जारी और सारी रहेगा। उसके साथ साथ ये सवाल जो दे रहे कि आपने कहा खिदमत भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम है, आप मुशीर कानून भी है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक वो कानून नहीं बना। जो जराइम याफ्ता लोग कह रहे 7,000 के करीब छूट जाते हैं, फिर वो जुर्म करते हैं, उनके डिवाइस कौन छोड़ता है? पुलिस छोड़ती है, अदालतें छोड़ती है उसको। नहीं क्लियर करें, कौन छोड़ता है? अदालतें हमको कौन छोड़ता है? अदालतें छोड़ती है, पुलिस नहीं छोड़ती, हुकूमत नहीं छोड़ती। देखिए इसमें बड़ी एक कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, अदाद शुमार के साथ करूंगा। देखिए ये तासुर की कोई हुकूमत नहीं चाहेगी कि किसी शहरी की जान जाए, कोई हुकूमत नहीं चाहेगी कि किसी का प्यारा उससे बिछड़े। हम जनाजे अटेंड करते हैं लोगों के जाके, वो जो पुलिस वाला शहीद हुआ था
पिछले दिनों उसका जनाजा मैंने अटेंड किया, उसकी 7 साल बेटी को मैंने उसके बाप को सल्यूट करते हुए देखा। ये ना कहें कि हम छोड़ते हैं या पुलिस छोड़ती है, हम सामना कर रहे हैं। जो छोड़ते हैं उनसे भी सवाल पूछा करें। नेक्स्ट। 4 अरब रुपए का मेगा स्कैंडल जो है वो आपके नाम के साथ जोड़ा जा रहा है। क्या आपने कोई मनपसंद अपने दोस्तों को ठेके वेके दिए? क्या मामला सर ये? मैं खबर, आपको तो कोई ठेका नहीं दिया मैंने आपको। 4 अरब रुपए तो मैंने आपको भी नहीं दिया, आपको भी नहीं दिया। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि एक डेवलपमेंट, एक आम आदमी जो है ना, उसका पर्सपेक्टिव होता है कि उसको काम चाहिए, काम होते हुए उसको नजर आना चाहिए। हमें अनफॉर्चुनेटली होता यही है कि माफियाज हर जगह हैं। जिसको काम मिल जाता है वो कहता है बल्ले बल्ले, जिसको काम नहीं मिलता वो कहता है इनके थल्ले। मसला हमारा ये है। तो जिस किसी को भी काम नहीं मिलेगा वो इल्जाम लगाएगा। हमारा टारगेट बहसियत शहरी के और बहसियत हुकूमत के भी मेरा बड़ा क्लियर है, काम होना चाहिए, होता हुआ नजर आना चाहिए, काम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और जो कानूनी तकाजे हैं उनको पूरा करने के बाद काम किया जाए। मेरे दौर में जो काम हुआ है वो कानूनी तकाजे पूरा करने के बाद किया गया है, और वो काम होता हुआ आपको नजर आ रहा है। एक काम जो स्टार्ट होना था 4.25 अरब रुपए का शहर के अंदर, जिससे आपको भी फायदा होता, आपको भी होता, सबको होता, कि वो सड़कें बन जाती, स्ट्रीट लाइट्स ठीक हो जाती, उसके ऊपर अगेन अदालत ने एक स्टे ऑर्डर दे दी और वो स्टे ऑर्डर चल रहे हैं। अदालत फैसला कर लेगी क्या है, उस काम को कंटिन्यू होना चाहिए नहीं होना चाहिए।